नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तानला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ये कंपनी कम्युनिकेशन डोमेन में है, रूट मोबाइल की तरह है, बट इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, तानला प्लेटफॉर्म्स ने पिछले एक साल में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। अगर आप देखेंगे मार्च में ये कंपनी 41 रुपीज पे ट्रेड हुआ करती थी और अभी 900 पे ट्रेड हो रही है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी ने पिछले एक साल में माला माल कर दिया इन्वेस्टर को। पर हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा एक साल में क्या हो गया कि जो कंपनी ने इतने बेहतरीन रिटर्न दे दिए। क्या पहले कंपनी में कुछ नहीं रहा था, या क्या ऐसी वजह थी कि कंपनी ने अचानक से इतना बदलाव आ गया कि या पैंडेमिक की वजह से कुछ हुआ। तो वो सारी डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कंपनी का पूरा डिटेल समझने के लिए हम उसकी हिस्ट्री भी देखते हैं, थोड़ी मैनेजमेंट में के बारे में देखते हैं और कंपनी के पहले के डिसीजन कैसे रहे उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों मैं चाहूंगा कि ये वीडियो देखने के पहले आप मेरा रूट मोबाइल का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ बताया है और ये कंपनी सिमिलर इंडस्ट्री में है, तो ये कैसे काम करती है उसके बारे में बताया है। तो वो सारी डिटेल हम वापस से कवर नहीं करेंगे। इसका डिटेल एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए इस कंपनी के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या इस कंपनी को अभी भी हमें बाय करना चाहिए या नहीं इतने बेहतरीन रिटर्न के बाद। तो ये कंपनी की शुरुआत दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मिस्टर उदय रेड्डी जी ने की थी। ये इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है 1999 से। तो ऑलमोस्ट 22 ईयर से ये इस कंपनी को चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि अगर एक जो फाउंडर है वो उस कंपनी से जुड़ा हुआ है और उतने सालों तक उस कंपनी को अच्छे से चला रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इन्होंने शुरुआत की थी और ये शुरुआती दौर में ये SMS सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे टेलीकॉम ऑपरेटर को। तो जो SMS आप भेजते हैं उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो इनकी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो SMS का जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर का काम किया करते थे ये लोग। बाद में इन्होंने पार्टनरशिप की थी नोकिया के साथ दोस्तों, और ये पेमेंट में भी एंट्री की थी इन्होंने नोकिया के साथ बहुत सारे कंट्रीज में। और जैसा कि आप जानते हैं कि नोकिया आज कहाँ है, नोकिया की हालत काफ़ी ख़राब हुई और उसकी वजह से इस कंपनी को भी इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि ये इन कंपनी का बहुत सारा रेवेन्यू डिपेंडेंट था नोकिया के ऊपर। और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे दोस्तों, जब से इनकी लिस्टिंग हुई थी 2008 के अराउंड, उसके बाद से कंपनी ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया था 2020 तक। एक गलती और इतना बड़ा नुकसान हुआ दोस्तों। तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की जो हम बात करते हैं किसी भी कंपनी में, कि आपका जो ज़्यादातर रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, किसी सेलेक्टेड क्लाइंट से नहीं आना चाहिए, वरना आपको ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर क्लाइंट को प्रॉब्लम हुआ तो, या फिर वो क्लाइंट आपको छोड़ के जाता है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम जरूर रहा था। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, उसके बाद भी उदय रेड्डी उस कंपनी के साथ जुड़े रहे हैं। ये कंपनी पेनी शेयर बन चुका था। इस कंपनी के शेयर 10 रुपए से कम में ट्रेड होने लगे थे उस सब इश्यूज़ के बाद, पर ये इस कंपनी से जुड़े रहे। टेलीकॉम में डोमेन में जैसा कि आप जानते हैं कितने प्रॉब्लम हुए, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, इनके क्लाइंट्स भी इम्पैक्ट हुए, और उन सब के बावजूद भी ये कंपनी के साथ जुड़े रहे और कंपनी को इन्होंने इतने आगे तक लाया और आज ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। और अभी देखेंगे दोस्तों कि अभी ये क्या कर रही है उसके बारे में मैं बताने के पहले बता दूं कि ये कंपनी बेसिकली आज भी सिमिलर चीज़ें करती है, बस थोड़े से बदलाव आए हैं। आज भी ये कंपनी टेलीकॉम ऑपरेटर को हेल्प करती है मैसेजिंग सोल्यूशन में, और वो सर्विसेज ये एंटरप्राइजेस को भी ऑफर करते हैं ताकि वो एंटरप्राइजेस वो मैसेजेस सेंड कर सके। इसमें दो लेग होता है दोस्तों। एक सॉल्यूशन ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर को प्रोवाइड करते हैं, उसमें ये लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हबिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करें कि आप बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर से जुड़े हुए हो। दूसरा वहाँ पे फिल्टरिंग वगैरह भी ये प्रोवाइड करते हैं ताकि टेलीकॉम ऑपरेटर अपने कस्टमर को स्पैम मैसेजेस से बचा सके। तो ये जो सॉल्यूशन है दोस्तों, ये टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए हो गया जो ये प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी मैसेज भेजना चाहती है किसी भी पर्टिकुलर टेलीकॉम ऑपरेटर के क्लाइंट को, तो उन्हें इनसे रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि वो स्पैम मैसेजेस ये फिल्टर कर देंगे, वो कस्टमर तक पहुँचने नहीं देंगे। दूसरा क्या सॉल्यूशन होता है, जैसा रूट में हमने देखा था दोस्तों, रूट मेजर वो एरिया को डोमिनेट करता है कि ये एंटरप्राइजेस को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, APIs देते हैं या फिर अपना सिस्टम देते हैं, जिसके तहत वो अपने मैसेजेस, ईमेल या वॉइस सर्विसेज जो भी है वो कस्टमर तक पहुंचा सके, ईदर इन फॉर्म ऑफ SMS, व्हाट्सएप के थ्रू या कोई भी माध्यम से पहुंचा सके। तो वो होता है एक एंटरप्राइज सॉल्यूशन जो कस्टमर्स के लिए होता है, और दूसरा है टेलीकॉम ऑपरेटर के सॉल्यूशन। तो ये कंपनी शुरुआती दौर से यही चीज़ें करती आ रही थी, आज भी यही कर रही है, पर क्या ऐसा बदलाव आया है उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। तो ये हो गया उदय रेड्डी का बैकग्राउंड। थोड़ा इसमें कंसर्न्स भी है इस कंपनी के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, और वो कंसर्न्स थोड़े मैनेजमेंट से लिंक्ड है दोस्तों, जिसकी वजह से कंपनी ने बहुत ज़्यादा टाइम तक अंडर परफॉर्म भी किया था। चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल बताऊंगा। तो इंडिया में अगर आप दोस्तों, जैसा हमने रूट में देखा था कि डेवलपिंग नेशन में कंपनी की पकड़ बहुत अच्छी थी, वैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा लीडर जो है वो तानला है दोस्तों।
तानला जो लीडिंग कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है इंडिया में, इनका जो रेवेन्यू है दोस्तों, जैसा मैंने बताया, इनका रेवेन्यू प्लेटफॉर्म से आता है और एंटरप्राइजेस से आता है। और प्लेटफॉर्म क्या है दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर को, उनको अपने क्लाइंट्स को स्पैम से बचाने के लिए, और एंटरप्राइजेस को ये अपना सीपास सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सीपास होता है क्लाउड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसमें एंटरप्राइजेस जिसको यूज करके कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 तरीके के सॉल्यूशन है, प्लेटफॉर्म और एंटरप्राइजेस, जिससे इनकी रेवेन्यू आती है। और जो इनका प्लेटफॉर्म है, जैसा हमने देखा, ये टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए होता है। तो ये टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ पार्टनरशिप में जाते हैं, जिसके तहत ये टेलीकॉम ऑपरेटर इनका प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। किसी भी कंपनी को अगर उस टेलीकॉम ऑपरेटर के कस्टमर्स को मैसेजेस वगैरह सेंड करने हैं तो इनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा दोस्तों, कि जो भी रेवेन्यू आएगा एसएमएस से, पहले ये वो रेवेन्यू लेंगे कंपनी से और वो फिर रेवेन्यू ये पास ऑन करेंगे टेलीकॉम ऑपरेटर को। जनरली टेलीकॉम ऑपरेटर इनको 15 डेज तक का टाइम देती है कि आप जब भी मैसेजिंग सॉल्यूशन किसी को दे रहे हैं, और उसके बाद आपको 50 डेज के अंदर उनसे पैसे लेके इन्हें रिटर्न करना। और ये जनरली 25 to 30 डेज में एंटरप्राइजेस से पैसा ले पाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन हो गया जो टेलीकॉम ऑपरेटर यूज करेगा इनका। तो यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए सॉल्यूशन हो गया। दूसरा जैसे है, मैंने बताया दोस्तों कि एंटरप्राइजेस के लिए वो सीपास सॉल्यूशन है। सीपास सॉल्यूशन क्या होता है वो मैंने रूट के वीडियो में बताया हुआ है आपको डिटेल में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कस्टमर्स को जो ये सर्व करते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कस्टमर इनके बहुत ही डाइवर्स सेक्टर से हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। जैसा हमने देखा, इनके पास में प्रॉब्लम रहा था क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का, वो इश्यू अब इस कंपनी के साथ नहीं है, पर ये एंटरप्राइजेस में है दोस्तों। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जो प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन है, ये टेलीकॉम ऑपरेटर को प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल इनका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो वहाँ क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो इश्यू है इस कंपनी के पास। और इस कंपनी का रेवेन्यू आज भी सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म से आता है, ना कि सीपास सॉल्यूशन से, जो कि अपोजिट है दोस्तों। रूट मोबाइल में रूट मोबाइल का रेवेन्यू आता है सीपास सॉल्यूशन से। तो यहाँ थोड़े से वेरिएशन है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, गवर्नमेंट सेक्टर, एग्रीगेटर्स और इन सबको ये अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, इनके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं ये। तो ये थोड़ा बेसिक है दोस्तों कंपनी का। चलिए आगे देखते हैं कंपनी के बारे में। और काफ़ी सालों से रेवेन्यू तो अच्छा कर रहे थे, इनके पास कैश काफ़ी अच्छा था। इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए एक्विजिशन किया था, जिसमें इनका लास्ट ईयर एक एक्विजिशन रहा था कैरिक्स का। अभी कैरिक्स का एक्विजिशन इनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि इनका जो टेलीकॉम कंपनीज के लिए प्लेटफॉर्म था वो अच्छा था, पर सीपास के लिए इनके पास इतने अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं थे और ना ही इनके क्लाइंट इतने ज़्यादा थे। पर कैरिक्स ऐसा कंपनी था जिसके सबसे ज़्यादा क्लाइंट थे इंडिया में। तो ये एक्विजिशन के बाद ये कंपनी, अगर आप देखेंगे एंटरप्राइजेस में या सीपास सॉल्यूशन में भी इंडिया में डोमिनेट करने लगी। तो ये कैरिक्स का एक्विजिशन इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा था। तो कैरिक्स करता क्या है दोस्तों, जो इंडिया का जो सबसे बड़ा है मोबाइल इंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, बेसिकली सीपास सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। और कैरिक्स के ही सबसे ज़्यादा क्लाइंट रहे थे, कि अगर आप देखेंगे बैंकिंग में 9 out of top 10 क्लाइंट्स कैरिक्स के थे। तो जो इनको ये कैरिक्स एक्वायर करने के बाद इन्हें मिल गए और इससे इनकी डोमिनेशन आ गई। तो यहाँ अगर देखेंगे ई कॉमर्स, गवर्नमेंट, एग्रीगेटर सारे इनके प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इनकी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है दोस्तों, सीपास प्लेटफॉर्म। अगर देखेंगे फाइनेंशियल कंपनीज में तो 8 out of top 10 इनके प्लेटफॉर्म यूज कर रही है। हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड्स, सोशल मीडिया, रिटेल में भी देखेंगे अगर दोस्तों, तो 7 out of top 10 इनके कस्टमर है। तो कैरिक्स का एक्विजिशन इसलिए दोस्तों इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि इसके तहत इन्हें सीपास में एक बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिल गए। तो यहाँ के देखेंगे इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इन्होंने एक अकेला एक्विजिशन नहीं किया था, इसके अलावा इन्होंने गामूगा एक AI पावर्ड ओमनी चैनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म था जिसका एक्विजिशन किया था। ये एक्विजिशन से इन्हें क्या फ़ायदा हुआ उसके बारे में आपको बता दूं। तो आप जब भी कोई चीज़ कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ी देर के बाद उसमें नोटिफिकेशन आते हैं, पुश नोटिफिकेशन, या ऐप में मैसेजेस आते हैं, या अगर आप देखेंगे तो गूगल क्रोम के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं, आपको बाद में ईमेल आते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट सर्च किया था, कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं, या इसमें प्राइस ड्रॉप हुआ है, या फिर उसमें SMS वगैरह आपको आते हैं। तो ये जो सर्विसेज है ये गामूगा प्रोवाइड करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा टॉप टेक्नोलॉजीज कंपनीज आज इसको यूज़ करती हैं। तो अगर आप देखेंगे स्विगी, जूम कार, नायका, रेडबस, रिलायंस, चाय पॉइंट, टाइटन जैसे और मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनीज इसे यूज़ कर रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है ये, और ये कंपनी ने इसे भी एक्वायर कर लिया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मैं इनके रिसेंट एक्विजिशन जो थे कैरिक्स और गामूगा, यहाँ बोलूँगा टॉप नॉच एक्विजिशन थे। एक्विजिशन कंपनी ने बहुत अच्छे किए, पर आपको दोस्तों ये ध्यान में रखना होगा, ये एक्विजिशन रिसेंट रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 2018 के बाद ये सब चीज़ें हुई कंपनी में, जबकि कंपनी 2000 से शुरू हुई है और लिस्टेड 2008 में हुई है, और पास में इनके प्रॉब्लम्स रहे हैं। पर रिसेंट अगर आप देखेंगे एक्विजिशन बहुत ही अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी में बदलाव आए हैं।
पर ये बस इनऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से इस कंपनी में इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया दोस्तों। ऑर्गेनिक ग्रोथ भी इस कंपनी ने बहुत अच्छा किया, जिसके बारे में आपको अब बताऊंगा। दोस्तों, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ट्राइब ही इसे सॉल्व करना चाहता था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि लोगों को स्पैम मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे और ये स्पैम मैसेजेस का कोई सॉल्यूशन नहीं था और टेलीकॉम ऑपरेटर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स जा रहे थे। आप जैसे जानते होंगे, पेटीएम ने भी कंप्लेन किया था कि टेलीकॉम ऑपरेटर बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं उनके क्लाइंट्स को स्पैम से बचाने के लिए। अब ये स्पैम से प्रॉब्लम ये होता है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ कर जाते हैं क्योंकि उन्हें गलत मैसेजेस आ जाते हैं, फ्रॉड होता है, बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे। तो ट्राई ने क्या रिकमेंड किया था कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए और इसको कैसे भी सॉल्व करिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो कंपनी है तानला, इंडिया में, ना जस्ट इंडिया में दोस्तों, वर्ल्ड में इन्होंने सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म था दोस्तों। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जैसा कि आप जानते हैं, क्रिप्टो करेंसीज जो है वो क्रिप्टो करेंसीज अगर आप देखेंगे उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बिल्ड किया और ये प्लेटफॉर्म इन्होंने बिल्ड किया दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है वो माइक्रोसॉफ्ट है और ये प्लेटफॉर्म एज्योर पे चलेगा, क्लाउड पे चलेगा और इसके अलावा ये दूसरे क्लाउड से भी कंपैटिबल है और ये और माइक्रोसॉफ्ट साथ में इस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कंपनी ने ऑर्गेनिक तरीके से बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, ट्रू ब्लॉक, और ये प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के बाद ही यहाँ इस कंपनी का गेम पूरी तरह से बदल गया। ये प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के बाद इन्हें सबसे पहला क्लाइंट मिला था वोडाफोन आइडिया दोस्तों, और ये वोडाफोन आइडिया के बाद इन्होंने, अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे बीएसएनएल भी मिला है इनको क्लाइंट और एयरटेल भी इनका क्लाइंट है। और ये प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के बाद अगर आप इन्हें डिप्लॉय कर दिया दोस्तों तो आपका फिक्स रेवेन्यू मॉडल हो जाता है, क्योंकि अब आपका प्लेटफॉर्म बिल्ड हो चुका है, प्लेटफॉर्म डिप्लॉय हो चुका है दोस्तों। तो अब करना क्या है आपको, बस जितने एसएमएस यूज़ होंगे, जितने एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड होंगे आपके प्लेटफॉर्म में, वो जितने मैसेजेस भेजेंगे वो रेवेन्यू आपको स्प्लिट करना है आपने और प्लेटफॉर्म ऑपरेटर में। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कैपेक्स ऑलरेडी हो चुका है, प्लेटफॉर्म डिप्लॉयड हो चुका था, ये इसके लिए इन्हें दोस्तों पेटेंट भी मिला है। और इंटरेस्टिंग बात अगर आपको बताओ दोस्तों कि ये जो सोल्यूशन है ये दुबई की, अगर आप देखेंगे वहाँ की जो ट्राई है उन्होंने भी इन्फोर्स किया कि ऐसा कुछ होने चाहिए, और दुबई में 2 ही टेलीकॉम ऑपरेटर हैं और वो दोनों अब देखेंगे आप कुछ टाइम में ट्रू ब्लॉक डिप्लॉय करेंगे। तो वहाँ भी अगर आप देखेंगे ये कंपनी अपना प्लेटफॉर्म अब इंटरनेशनल लेके जा रही है, और क्योंकि इतना प्लेटफॉर्म इनका अच्छा है कि सब यही प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं। आज के टाइम पे जैसे आप देखेंगे कि इंडिया का 70% जो मैसेजिंग है, अगर आप देखेंगे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, तो ये खुद हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल्स है, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर आप समझ लीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है और ये गेम चेंजर है और ये ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है, कैपेक्स हो चुका है, अब बस इसे यूज़ करना है, पैसे कमाना है कंपनी के लिए। तो ये भी ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छा इनोवेशन इन्होंने किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जिसके बाद कंपनी के फॉर्च्यून्स बदल गए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, इन्होंने रिसेंट लॉन्च किया वाइजली। वाइजली क्या है दोस्तों, ये कि सीपास प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है अगर आप देखेंगे दोस्तों। तो वाइजली ही अगर आप देखेंगे ये एक अच्छा कंपटीशन हो सकता है रूट मोबाइल के लिए, क्योंकि रूट मोबाइल भी सीपास से उनका 90% रेवेन्यू आता है। तो वाइजली इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है दोस्तों। अगेन ये प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ बनाया हुआ है, तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है और वाइजली भी ब्लॉकचेन बेस्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ की है। वाइजली रिसेंट लॉन्च है और अब इनकी कोशिश रहेगी कि ये वाइजली एंड ट्रू ब्लॉक को साथ में सेल करे कस्टमर्स को, ना कि बस ट्रू ब्लॉक, क्योंकि ट्रू ब्लॉक इनका दोस्तों ऑलरेडी चल रहा है, पर वाइजली के कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ट्रू ब्लॉक जैसा प्लेटफॉर्म इस कंपनी ने ही बनाया है, कभी अभी किसी और ने नहीं बनाया है। पर सीपास जो कि वाइजली है इनका, ये ऑलरेडी काफ़ी लोगों के पास है ऐसे सिमिलर प्लेटफॉर्म। पर ये डिफरेंट कैसे है दोस्तों, कि पहला तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड है जो कि नई टेक्नोलॉजी है। दूसरा दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। आज के टाइम पे एसएमएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं होता। जैसा आप जानते होंगे कि व्हाट्सएप के मैसेजेस एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं, कोई भी उसे और रीड नहीं कर सकता, ना कि व्हाट्सएप कंपनी भी रीड नहीं कर सकती। ऐसा ही सिमिलर इन्होंने कोशिश की है वाइजली में कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हो मैसेज, जिससे कि दोस्तों अगर आप देखेंगे ये गेम चेंजर हो सकता है अगेन। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बेस्ट बनाया है, टॉप नॉच बनाया है दोस्तों। इन्होंने AIML यूज़ किया है, ब्लॉकचेन यूज़ किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और ये ओमनी चैनल है, मतलब ये व्हाट्सएप से लेके मैसेजिंग से लेके वाइबर से लेके सब कुछ सपोर्ट करेगा। तो प्लेटफॉर्म बहुत बेहतरीन बना है। अब इन्हें इसे सेल करना है। अब ये देखते हैं ये कैसे सेल करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कारिक्स के थ्रू इन्हें सीपास में काफ़ी अच्छे क्लाइंट मिल चुके थे,
तो इनके लिए इंडिया में सेल करना ईजी होगा। ये इंडिया में ऑलरेडी डोमिनेट करते हैं, पर ये ग्लोबल एम्बिशन रखते हैं दोस्तों, अब ये ग्लोबल जाना चाहते हैं। रूट में दोस्तों जैसा आप जानते हैं ऑलरेडी वो डेवलपिंग नेशंस में बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है उनकी, और डेवलप में दूसरे अच्छे क्लाइंट तो ऑलरेडी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, तो वाइजली के कुछ क्लाइंट अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी इनको कुछ क्लाइंट मिल गए हैं, बहुत अच्छी बात है। कोटक, HDFC बैंक, फ्रीचार्ज जैसे इनको क्लाइंट मिल गए, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, तो यहाँ भी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। और ये प्लेटफॉर्म अगेन दोस्तों हमेशा से तालना के साथ ये प्रॉब्लम रहा था कि इनका जो सीपास प्लेटफॉर्म था वो अच्छा नहीं था। DLT का प्लेटफॉर्म ट्रूब्लॉक तो टॉप नॉच है जैसे हमने देख लिया। अब सीपास की में भी इनके पास सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आ चुका है, अब ये वर्ल्ड में किसी से भी कम्पीट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के टर्म्स में। अब देखते हैं दोस्तों कि ये कंपनी ने रिसेंट में तो बहुत अच्छी चीज़ें कर ली, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर लिया, खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, पेटेंट्स मिल गए और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ ये प्लेटफॉर्म बनाया। आगे कैसे ग्रोथ इस कंपनी का आएगा, तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि ये मिडल ईस्ट में और रेस्ट ऑफ एशिया में अब अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रूब्लॉक तो ईजी होगा उनके लिए लॉन्च करना क्योंकि सब कोई चाहता है उसे, पर ये चाह रहे हैं कि वाइजली भी साथ में लॉन्च किया जाए। इसके अलावा दोस्तों इनकी कोशिश रहेगी कि हम और भी कस्टमर ऑनबोर्ड करें इनका जो वाइजली प्लेटफॉर्म है, और दूसरा कोशिश रहेगा कि ट्रूब्लॉक और वाइजली को साथ में सेल किया जाए किसी भी कंट्री में। पॉजिटिव्स देखते हैं दोस्तों, तो पॉजिटिव्स के पहले थोड़ा एक हिंट दे दूं दोस्तों कि इस कंपनी का पास्ट में प्रॉब्लम रहे थे, जैसे नोकिया के साथ पार्टनरशिप की, वो बिजनेस चला नहीं, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की वजह से इनको बहुत इंपैक्ट हुआ। इसके अलावा बीच में इस कंपनी ने NBFC में भी एंट्री करने की कोशिश की थी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो दोस्तों इन्होंने जो बिजनेस इनके मेन डोमेन में था भी नहीं, वहाँ भी उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका रीज़न कौन है, फाउंडर ही होते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं उन्हें क्या करना है। तो ये नॉन कोर बिजनेसेस में भी इन्होंने एंट्री की थी, और जिसकी वजह से इनका पास्ट परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, और ये कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली इतनी थी नहीं, और आज भी नहीं है। अगर आप देखेंगे वो नेगेटिव से हम डिस्कस करेंगे। तो अब पॉजिटिव्स में ये चीज़ें ये करेक्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ये अगर आप देखेंगे पॉजिटिव में है, तो सबसे पहला पॉजिटिव तो ये है, जैसे हमने देखा इन्होंने नए एज टेक्नोलॉजीज़ के क्लाउड प्लेटफॉर्म बना लिए, तो पुराने प्लेटफॉर्म ये डिकमीशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे दोस्तों इनके बुक्स में आपको डिप्रिशिएशन दिखेगा, जिसकी वजह से आपको लॉसेस दिख रहे हैं। तो हालांकि कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, पर आपको काफ़ी लॉसेस दिखेंगे बुक्स में। तो यहाँ पे देखेंगे ये डिप्रिशिएशन की वजह से क्लेम कर रहे हैं लॉसेस, ये एक्चुअल में लॉसेस जैसे लॉसेस नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे नई टेक्नोलॉजी पे मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से डिप्रिशिएशन के लॉसेस हैं। ये अच्छी बात है कि ये नई टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका नॉन कोर और नॉन प्रॉफिटेबल लेगेसी बिजनेस है उससे एग्जिट कर जाए, और इसी लाइन में अगर इन्होंने इनकी एक सब्सिडरी थी जो रेडियो वगैरह सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी, जो टीजे मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड रेडियो TV प्रोग्राम बनाती थी, वो अब अंडर लिक्विडेशन है। इसके अलावा कैपिटल सी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत ये NBFC लाइसेंस एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे, NBFC में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अंडर लिक्विडेशन है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कंपनी के नोकिया का तो इशू था, इसके अलावा नॉन कोर बिजनेस में एंटर करने की वजह से भी प्रॉब्लम हुए थे, तो वहाँ कंपनी वहाँ से निकल रही है और कोर बिजनेस में फोकस कर रही है, ये पॉजिटिव अच्छी बात है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है दोस्तों कि इस कंपनी ने एक्विजिशन कर लिए, नया प्लेटफॉर्म बना लिए, तो इनका तो कैपेक्स ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो गया, अब इन्हें फोकस करना है नए क्लाइंट लाने में। और जैसा कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी में अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा होता है बिल्ड करने का, एक बार बिल्ड हो गया तो फिर आपका मैन पावर कॉस्ट ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जितना ज़्यादा इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा उस हिसाब से इनका कॉस्ट नहीं बढ़ेगा दोस्तों। तो कैपेक्स हो चुका है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आगे इन्वेस्टर्स के लिए। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो पिछला क्वार्टर था उसमें इनका ROCE अराउंड 48 पहुंच गया, जो कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे देखेंगे तो इनका ROCE ROE नंबर नेगेटिव में दिखता है, वो सही नहीं है। रिसेंट क्वार्टर्स में इनके ROCE बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, और पिछले काफ़ी क्वार्टर से वो इंप्रूव हो रहे थे क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुके थे, कैपेक्स कंपनी का हो चुका था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगी दोस्तों कि इनका जो नया प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इन्होंने बनाया है, वाइजली और ट्रूब्लॉक टॉप नॉच कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ है, वर्ल्ड में सबसे बेटर है, जो कि इनका नेगेटिव में था अब वो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में बात करें दोस्तों कि इसका जो पास्ट है इस कंपनी को हॉन्ट करेगा कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हमेशा होता है। आज भी इनका सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो ये मेजरली इंडिया में डोमिनेट कर रहे हैं। इनका मेजर रेवेन्यू इनके प्लेटफॉर्म से आता है जो कि ट्रूब्लॉक है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क अभी भी है, क्योंकि इनका मेजर रेवेन्यू एंटरप्राइजेस से नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का तो रिस्क है इनका, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का, जो कि अब बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, पर क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है तो लोग डरेंगे। दूसरा है कि दोस्तों ये कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है इतनी ज़्यादा। इसकी वजह क्या है कि दोस्तों अगर आप देखेंगे ये इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं रखते,
मैनेजमेंट की कोई इंटरव्यू नहीं देखने मिलेगी कोई भी टीवी चैनल पे आपको। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा मैंने एक इनका अटेंड करने की कोशिश की, कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने की कोशिश की जो Q4 FY18 का था। वहाँ पे इन्वेस्टर्स के काफ़ी कंप्लेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी तो थी पर कंपनी के शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहे थे, मार्केट कैप नहीं बढ़ रहा था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये कंपनी में जो ये सब चेंजेस हुए अचानक से 2020 में हो गए और अचानक से ये सब नंबर बदल गए, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो 2018 से इस कंपनी का टर्न अराउंड हो चुका था, लॉसेस के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी थी, कंपनी में अच्छे चेंजेस हो रहे थे। पर क्योंकि ये कंपनी को इतना कवरेज नहीं मिल रहा था और लोगों को कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे। अभी रिसेंट में इनके शेयर प्राइस इतने ज़्यादा इसलिए बढ़ गए दोस्तों क्योंकि इनका नया प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट का लॉन्च हुआ और वो सब न्यूज़ में आया दोस्तों। और DII ने रिसेंटली इसमें इन्वेस्टमेंट किया और बाद में FII अब घुस गए वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा शेयर में तेज़ी देखने मिली हमें। पर ये क्योंकि इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं थी और आज भी नहीं, क्योंकि अभी भी इस कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं होते। क्योंकि अगर कॉन्फ्रेंस कॉल होंगे दोस्तों तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, लोग पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्हें आंसर करनी पड़ती है कि जो डिप्रिसिएशन है ये कब तक चलता रहेगा, आप कब ये डिप्रिसिएशन दिखाना कम करेंगे, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कब ये कितना डिप्रिसिएशन दिखाएंगे और कब किसकी वजह से हमें प्रॉफिट की जगह लॉस दिख सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने के बावजूद। इसके अलावा इस कंपनी ने जो भी गड़बड़ किया है, जो भी नॉन कोर बिजनेसेस में एंट्री की, वो क्यों हो रहा है, वो सब क्वेश्चन किया जा सकता है दोस्तों, जो कि इस कंपनी ने अवॉइड किया अभी तक। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं बनेंगे दोस्तों तो प्रॉब्लम होता है। एक चीज़ ज़रूर अच्छी हुई दोस्तों कि जो कि मैंने देखा कि इनमें प्रॉब्लम थी कि प्रमोटर की होल्डिंग इतनी बढ़ नहीं रही थी, जो कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी बढ़ी है और इसकी वजह से शेयर में इतनी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने मिली है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे तो नेगेटिव्स तो हैं दोस्तों, और नेगेटिव्स अभी भी कुछ है, पर क्योंकि कंपनी के बुक्स पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, प्लेटफॉर्म अच्छे दिख गए, न्यूज़ में कवरेज आ रही है थोड़ी थोड़ी, इसलिए एक शेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों कि ये शेयर ट्रेड कैसे हो रहा है। हमने तो इश्यूज़ और सब कुछ की बात कर ली। आप अगर देखेंगे दोस्तों तो मार्केट कैप इसका ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास है। इसका ROC ROE नंबर देख के कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ये नंबर सही नहीं है। और अगर आप देखेंगे बुक वैल्यू 51.4 का है। मार्च में अगर आप देखेंगे 41 के अराउंड ये ट्रेड हो रहा था और अभी देखेंगे 900 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और बीच में ये 1000 जाके आया। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 20 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है एक साल में। पर जैसा हमने देखा दोस्तों, इसकी वजह रही है क्योंकि इसका पिछले कितने सालों से अंडर परफॉर्मेंस रहा था, काफ़ी टाइम से कंपनी मूव ही नहीं कर रही थी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अचानक से हो गया, 18-19 में भी हो रहा था, पर ये सब मूव आया है इनका अगर आप देखेंगे तो 2020 में। इसीलिए अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये अंडर परफॉर्मेंस था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ओवर परफॉर्मेंस देखने हमें मिला कि 10x रिटर्न देखने मिला। ये सब अचानक से नहीं हुआ है। स्टॉक बहुत टाइम तक इग्नोर हुआ था क्योंकि इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं था दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं था, और जिसकी वजह से आप देखेंगे अचानक से वो सब बिल्ड हुआ और इतना तेज़ी से देखने मिला। तो ये अगर आप देखेंगे तो अचानक से इस कंपनी में कुछ भी नहीं हुआ है। इनका प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ पहले से लॉन्च हो रहा था, ये इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं थी, इसलिए ये इनके शेयर में ग्रोथ देखने नहीं मिली थी। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया होगा वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होंगे और मुझे जहाँ तक लगता है बहुत एग्जिट भी कर गए होंगे, क्योंकि इतना पेशेंस होता नहीं है जनरली लोगों के पास। और स्पेशली तब दोस्तों जब आप मैनेजमेंट पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे और मैनेजमेंट से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। एज एन इन्वेस्टर आप चाहते हैं कि मैनेजमेंट आपको रेगुलरली अपडेट दे, आप रेगुलरली इंटरेक्ट करें और सही या गलत जो भी चीज़ें बताएं और मैनेजमेंट एक्नॉलेज करे कि जो चीज़ें हैं ये गलत हुई या वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो मार्केट आपको माफ़ कर देता है। पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कुछ कम्युनिकेशन ही ना रखें, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम रहा है इस कंपनी में। हालांकि उदय रेड्डी जी ने ये 2018 में एक्नॉलेज किया था कि ये सब सॉल्व करेंगे, पर वहाँ सॉल्यूशन में एक चीज़ देखने मिली कि उन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई, पर अभी भी इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह नहीं हो रहे जो कि होने चाहिए। होपफुली अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो उस पर काम करें। अगर आप देखेंगे दोस्तों रेवेन्यू वगैरह आप देखेंगे 2018 से क्वार्टरली फिगर हैं और दिसंबर 2020, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2018 में 19 में ही अगर आप देखेंगे अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला है रेवेन्यू में। तो ऐसा नहीं है, जैसा मैं बोल रहा था आपको दोस्तों कि ये सारे चेंजेस अचानक से नहीं आए इस कंपनी में। सारे रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह 2019 में भी था, पर सब कुछ जो शेयर प्राइस में अपमूव दिखा है वो 2020 में ही दिखा है, क्योंकि लोगों को पहले भरोसा नहीं था। जब FIIs एंटर किए, DIIs एंटर किए, तभी इसमें तेज़ी दिखी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों तो कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ग्रोथ देखने मिला है, 16 करोड़ से 127 करोड़। मार्जिन भी सिमिलर लेवल पे मेंटेन है, पर यहाँ अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ जगह लॉसेस देखने मिले हैं, और ये लॉसेस अगर आप देखेंगे दोस्तों तो डिप्रिशिएशन की वजह से है, जो कि ये बता रहे हैं कि इनके ओल्ड जो प्लेटफॉर्म है नॉन क्लाउड बेस्ड, जिसे डिकमीशन कर रहे हैं, उसको ये क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो नंबर्स में इतने वेरिएशन जो दिख रहे हैं बॉटम लाइन पे, उसकी वजह बस डिप्रिशिएशन है। टॉप लाइन में कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है बहुत पहले से,
इस साल ही ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस फिगर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 2009 में ये अच्छा रेवेन्यू अगर इनका हुआ करता, उसके बाद कंटिन्यूस डिक्लाइन देखने मिला था और 2014 में देखेंगे 105 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गई थी और कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस बनाए जा रही थी दोस्तों। और ये जैसे हमने देखा ये लिंक्ड है इनके क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की वजह से जो ये पेमेंट में एंटर हुए थे पार्टनरशिप, नोकिया के साथ पार्टनरशिप में काफ़ी कंट्रीज़ में, और नोकिया की हालत ख़राब हुई तो इनकी भी ख़राब हो गई। पर 2015 से ही देखिए दोस्तों तो यहाँ पे कंपनी में टर्न अराउंड देखने हमें मिल गया था। तो जैसे मैं आपको बात बता रहा था कि ये टर्न अराउंड नया नहीं है, पर मार्केट ने बहुत रिसेंट एक्नॉलेज किया है। टर्न अराउंड इस कंपनी में काफ़ी पहले से ही हमें देखने मिल गया था, रेवेन्यू में भी प्रॉफिट में भी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आरओसी नंबर्स, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको बताया रिसेंट क्वार्टर आरओसी 48 का है, जो कि आपको भरोसा करना चाहिए कि वो आरओसी मेंटेन होगा आप, क्योंकि प्लेटफॉर्म बिल्ड हो गया है, कैपेक्स हो गया है, तो अब ये कंपनी को बस पैसे ही बनाने हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी जैसा मैंने बताया आपको कि प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ की, जिसकी वजह से भी स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने मिली। एंड में दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप ये प्रॉफिट लॉस फिगर देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यू 2200 करोड़ का है, जो कि और बढ़ने की उम्मीद ही है दोस्तों। ये क्वार्टर रिजल्ट मुझे उम्मीद है कि और भी अच्छा आएगा, क्योंकि क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स की जो जैसा हमने देखा था उनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अगले 2-3 साल उनके बहुत बेहतर है। जैसे हमने देखा था कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% एंटरप्राइजेस यूज़ करेंगे क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स की सर्विसेज सीपास सॉल्यूशन अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इस इंडस्ट्री के फेवर में है और ये कंपनी इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकती है, क्योंकि एक तो ये डोमिनेंट पोजीशन में है इंडिया में, दूसरा इनका जो प्लेटफॉर्म है वो टॉप नॉच बन चुका है। जो प्लेटफॉर्म का इशू था वो सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ओवरऑल ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका अगर आप देखेंगे 2200 करोड़ के रेवेन्यू पे 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 6 टाइम्स, जो कि नॉर्मल है दोस्तों। 5 to 7x या 10x एक टेक्नोलॉजी कंपनी को रेवेन्यू क्या उसका मार्केट कैप मिल जाता है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो यहाँ बहुत महंगा है ऐसा नहीं है। ये अंडर परफॉर्मेंस की वजह से शेयर इतना तेज़ी से भागा है। अब जाके अगर आप अब हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा, पर कंसर्न जरूर है दोस्तों कि एक मैनेजमेंट पे अभी भी हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं, वो कंसर्न है। हालांकि रिसेंट अगर मैंने जो इनके नए बोर्ड मेंबर्स जो हायर किए, इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी से बोर्ड मेंबर एक्वायर किए, तो मैं ये मान के चल सकते हैं कि अब शायद वो इश्यूज़ नहीं देखने मिलेंगे, मैनेजमेंट शायद बेटर डिसीजन लेगी। तो ओवरऑल यही है दोस्तों कि ये कंपनी यहाँ से भी और अच्छा कर सकती है और उसकी वजह मेजर यही है कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे दौर से गुजर रही है और ये इंडस्ट्री में अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलेगा और ये कंपनी उस ग्रोथ का फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म अब वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म इनके पास है और ये प्लेटफॉर्म ये बाकी जगह भी लॉन्च करेंगे, इंडिया में भी लॉन्च करेंगे। तो ओवरऑल मेरा कहना यही दोस्तों, कंपनी अच्छी है। अगर आपके पास ये है स्टॉक तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। नए एंट्री लेने के लिए आप ज़रा सोच समझ के एंट्री लीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री अच्छी है और ये कंपनी उसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकती है, पर रूट मोबाइल को भी फ़ायदा हो सकता है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सा बेटर है। यहाँ एक कंसर्न ज़रूर लगा मुझे, जैसे कि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली इतनी कंपनी नहीं है। अगर वो रिस्क आपको बहुत बड़ा रिस्क नहीं लगता दोस्तों तो आप इस कंपनी में पोजीशन ले सकते हैं। मुझे वो रिस्क थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो मैं इस कंपनी से थोड़ा दूर रहूँगा और इवैल्यूएट करूँगा कि जब ये चीज़ों पे काम करने लगेंगे, इन्वेस्टर फ्रेंडली हो जाएंगे, तब ज़्यादा बेटर होगा ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना। वरना ऐसी कंपनीज़ में कभी भी कुछ जनरली कुछ होता नहीं है दोस्तों, पर कुछ भी एक गलत कदम और कंपनी के बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसा मुझे थोड़ा अवॉइड करना है, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो मैं इससे दूर रहूँगा। पर कंपनी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, टर्न अराउंड हो चुका है दोस्तों और होपफुली ये कंपनी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं अभी दोस्तों ऑन मोबाइल का एनालिसिस कर रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि ऐसा ही टर्न अराउंड उसमें भी पॉसिबल है, क्योंकि उसे इग्नोर किया जा रहा है अभी तक। तो उसका वीडियो का भी आप इंतज़ार करिए, जल्दी वो वीडियो आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट में हमें बताइए कि कौन सी कंपनी का हम एनालिसिस करें। हम चाहते हैं आपसे कि आपके रिक्वेस्ट को ऑनर करें और हम आपके थ्रू हमें भी कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज़ के बारे में पता चलता है। तो तानला भी मुझे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, जिसके तहत मुझे मालूम पड़ा दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।